चलिए आज पढ़ते हैं नया चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम। सबसे पहले समझते हैं क्लबिंग का मीनिंग क्या होता है। क्लबिंग का मीनिंग है एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ी जा सकती है। एक पर्सन की इनकम अगर दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ देंगे मतलब वो दूसरा पर्सन उस फर्स्ट पर्सन की इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल माना जाएगा। तो एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ी जा सकती है कुछ सिचुएशंस में, तो उसे कहेंगे हम क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम जोड़ देना। तो फॉर एग्जांपल मेरी इनकम में किसी और पर्सन की इनकम जोड़ दी जाएगी, तो किसी और पर्सन की इनकम मेरी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। ये कहलाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इस चैप्टर में पहला सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर कोई पर्सन अपनी एसेट की इनकम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे, एसेट एसएससी की खुद के पास ही है, एसेट की ऑनरशिप एसएससी के खुद के पास ही है, लेकिन उस एसेट से जो इनकम जनरेट हो रही है एसएससी का कहना है एसेट की ऑनरशिप मेरे पास रहने दो, लेकिन इस एसेट से जो इनकम जनरेट हुई है वो भले ही कोई दूसरा अपने पास रखे। तो गवर्नमेंट का कहना है चूंकि एसेट की ऑनरशिप स्टिल आपके पास ही है, तो जिसकी एसेट ओन्ड है ये इनकम भी उसी पर्सन में क्लब कर दी जाएगी। तो ए ने बोला बी को कि एसेट मेरी है बट इस एसेट की इनकम तुम रखना, तो इनकम मिल रही है बी को। ये प्रोविजन क्या बोलता है? ये प्रोविजन बोलता है कि इनकम भले ही बी रिसीव कर रहा है बट ये एसेट की ऑनरशिप चूंकि ए की है तो ये इनकम बी की नहीं मानी जाएगी, ये इनकम क्लब कर दी जाएगी ए में। क्यों? एसेट की ऑनरशिप स्टिल ए के पास है। इस इनकम को भले ही बी रख रहा है अपने पास, बी ही यूटिलाइज कर रहा है, बी ही रिसीव कर रहा है, तब भी ये इनकम ए की मानी जाएगी। रीजन एसेट ए की है, तो इस एसेट से जो इनकम जनरेट हुई है ये ए की ही मानी जाएगी। तो सेक्शन 60 बोलता है इफ ए पर्सन ट्रांसफर्स इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, कोई पर्सन अपनी एसेट की इनकम ट्रांसफर करता है लेकिन एसेट, जिस एसेट से इनकम हुई है वो एसेट ट्रांसफर नहीं करता, तो ट्रांसफर करता है सिर्फ अपनी इनकम, और जिस एसेट से जो इनकम हुई है वो एसेट ट्रांसफर नहीं करता, तो उस एसेट की इनकम किस में क्लब कर दी जाएगी? क्लबिंग इन हुज असेसमेंट, मतलब ये क्लबिंग किस में हो जाएगी? ट्रांसफरर में। यहां ट्रांसफरर कौन था? मिस्टर ए। ए ने बोला एसेट की ऑनरशिप मेरे पास ही रखो, इनकम मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देता हूं। तो इनकम ट्रांसफर की गई एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर किए बगैर, तो ये इनकम ट्रांसफरर ए की ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? इंक्लूड्स कोई सेटलमेंट हुआ ए का बी के साथ कि मैं तुमको इतनी इनकम दे दूंगा, या कोई ट्रस्ट बनाया गया, या कोवेनेंट कोई एग्रीमेंट ओरल वगैरह, या रिटर्न कोई एग्रीमेंट, या कोई अरेंजमेंट हुआ इस तरीके का। ये ट्रांसफर चाहे रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो। रिवोकेबल और इरिवोकेबल का मतलब क्या? अगर ए बोल दे कि ये इनकम अभी तो तुम अपने पास रखो लेकिन मैं मेरा राइट रखूंगा इस इनकम पर, स्टिल ये इनकम मैं तुमसे कभी भी वापस ले सकता हूं, इसका मतलब ये रिवोकेबल है। इरिवोकेबल भी हो सकता है,
इनकम तुम ही अपने पास रखो, मैं तुमसे एसेट की इनकम नहीं लूंगा। तो ये ट्रांसफर जो इनकम की गई है, एसेट ट्रांसफर नहीं की गई है, सिर्फ एसेट की इनकम ट्रांसफर की गई है। तो ये इनकम जो ट्रांसफर की गई है वो रिवोकेबल भी हो सकता है ट्रांसफर, और इरिवोकेबल भी हो सकता है। इसका मतलब ए बी से ये कह सकता है कि मैं जब चाहूं इस एसेट की इनकम तुमसे वापस ले लूंगा, हाल फिलहाल तुम अपने पास रखो। या ये भी कह सकता है कि इस एसेट की इनकम हमेशा के लिए तुम्हारी। तो ट्रांसफर रिवोकेबल भी हो सकता है, इररिवोकेबल भी हो सकता है। ठीक है, नोट नंबर 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है नोट नंबर 3 पढ़ने की। फिर तो एसेट की इनकम ट्रांसफर की गई, एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर किए बगैर, तो क्लबिंग हो जाएगी ट्रांसफरर में। सेक्शन 60। अब सेक्शन 61, एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर तो की गई है। सेक्शन 60 में क्या था, एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई, लेकिन सेक्शन 61 में बोल रहे हैं कि एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर की गई है, लेकिन ये ट्रांसफर रिवोकेबल है। तो रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसफर जिसमें एक ऐसा प्रोविजन बनाया गया है फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द एसेट और एनी इनकम देयर फ्रॉम। मतलब जैसे ए बी को एसेट ही ट्रांसफर कर दे, सिर्फ इनकम नहीं, एसेट ट्रांसफर कर दी, एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, लेकिन एक प्रोविजन रखा कि मैं या तो तुमसे ये एसेट ले लूंगा या इस एसेट की इनकम ले लूंगा, चाहे पूरी या पार्ट, कभी भी ले लूंगा। ठीक है, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, रिवोकेबल कब कहलाएगा? ऐसा ट्रांसफर जिसमें ट्रांसफरर एक राइट ट्रांसफर विच गिव्स द ट्रांसफरर टू राइट टू रिज्यूम पावर। जो ट्रांसफरर है उस एसेट पर या एसेट की इनकम पर कभी भी अपना हक दोबारा जता सकता है। राइट टू रिज्यूम पावर ट्रांसफरर के पास है। ट्रांसफरर उस एसेट पर या एसेट की इनकम पर कभी भी अपना हक जता सकता है। अगर उस ट्रांसफर में ऐसा प्रोविजन रखा गया है तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर कहलाएगा। तो दो बातें बोली कि ए ने बी को बोला ये एसेट या एसेट की तुम हाल फिलहाल एसेट या एसेट की इनकम तुम अपने पास रखो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी वापस ले लूंगा। प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर, दोबारा ये एसेट मेरी हो जाएगी अगर ऐसा प्रोविजन डाला गया हो, या मैं इस एसेट पर या एसेट की इनकम पर कभी भी अपना पावर दोबारा एक्सरसाइज करने लग जाऊंगा। ये एसेट मेरी है, मेरी रहेगी, इस एसेट की इनकम मेरी है, मेरी रहेगी, हाल फिलहाल तुम अपने पास रखो। तो ये ट्रांसफर कहलाएगा रिवोकेबल ट्रांसफर। लेकिन पॉइंट नंबर ए पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी काम करना ही है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, लेकिन अगर ऐसा ट्रांसफर किया गया है जो ट्रांसफरी के पूरे लाइफ टाइम में रिवोकेबल नहीं होगा, तो वो फिर रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, वो इररिवोकेबल ट्रांसफर कहलाएगा। जैसे मिस्टर राम ने अपने फ्रेंड श्याम को एक हाउस प्रॉपर्टी दे दी इस कंडीशन पर कि ये हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारी है जब तक तुम्हारा लाइफ टाइम है, मैं तुमको तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम के लिए ये हाउस प्रॉपर्टी देता हूं, लेकिन जब तुम्हारा लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो ये एसेट दोबारा मेरी हो जाएगी। तो अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को ये एसेट दी है ट्रांसफरी के पूरे लाइफ टाइम के लिए, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, ये इररिवोकेबल ट्रांसफर कहलाएगा। तो अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है तो क्लबिंग होगी उस एसेट की इनकम किसमें?
ट्रांसफरर में। लेकिन अगर इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके कुछ प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ट्रांसफर कैसे भी किया गया हो, किसी सेटलमेंट के थ्रू, ट्रस्ट बनाकर, कोवेनेंट, ओरल एग्रीमेंट वगैरह, रिटर्न एग्रीमेंट, अरेंजमेंट के तहत। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ए ने अपनी कोई एसेट बी को दे दी, ये कहते हुए कि ये एसेट मैं तुमसे कभी भी वापस ले सकता हूं, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब ए अपना राइट एक्चुअल में एक्सरसाइज करे या ना करे वापस लेने का, लेकिन ए ने अपना राइट रिजर्व रखा है, तो क्लबिंग होगी। ए भले ही अपना ये रिवॉक करने का पावर एक्चुअल में एक्सरसाइज करे चाहे ना करे, ये इनकम टैक्सेबल होगी। सच इनकम इज टैक्सेबल एज एंड व्हेन द पावर टू रिवॉक अराइजेस। अगर रिवॉक करने का पावर है तो क्लबिंग होगी, और भले ही पावर एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसा पावर अगर ए रिजर्व रखता है अपने पास कि मैं तुमसे कभी भी एसेट वापस ले लूंगा, ली नहीं लेकिन अपना पावर रिजर्व रखा कि ले लूंगा, तो क्लबिंग होगी ही, ये इरिवोकेबल ट्रांसफर कहलाएगा। बस उसमें लाइफ टाइम का एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को दिए उसके ट्रांसफरी के पूरे लाइफ टाइम के लिए, तो क्लबिंग नहीं होगी, उस केस में ये इरिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते चलते हैं। वैसे क्वेश्चंस में चाहूं तो होमवर्क में दे दूं, पर मुझे लगता है आप घर पे पढ़ते ही नहीं है, तो क्लास में करते हुए ही चलते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इन हुज हैंड्स द इनकम शैल बी टैक्सेबल। बताइए किसके हाथों में ये इनकम टैक्सेबल होगी। पॉइंट नंबर ए, मिस्टर ए मेड ए फिक्स डिपॉजिट, 10 लाख की एफडी कराई मिस्टर ए ने अपने खुद के नाम में, ओन नेम, खुद के ओन नेम में एसबीआई में एफडी करवाई है, उस पर इंटरेस्ट मिलना है 8% पर एनम। उसने बैंक को डायरेक्शन दे दिया कि इस एफडी का सारा इंटरेस्ट मेरे मदर के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए, एफडी मेरे नाम में रहे, बट बैंक को डायरेक्शन दे दिया गया कि एफडी पर जो इंटरेस्ट मिले वो मेरे मदर के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाए। एफडी स्टिल ए के नाम में ही है, ए ने अपने खुद के नाम से कराई थी, लेकिन बैंक को डायरेक्शन दे दिया कि एफडी का इंटरेस्ट मेरी मदर को दिया जाए। तो ये कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल हुआ, सेक्शन 60 या 61? सेक्शन 60, कारण एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, सिर्फ एसेट की इनकम ट्रांसफर की गई है, तो सेक्शन 60 लगेगा। और क्लबिंग, ये एफडी का इंटरेस्ट क्लब किसमें होगा, मिस्टर ए को, ट्रांसफरर को, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60। ठीक है, अब मदर को एक्चुअल में इंटरेस्ट मिल रहा है, तब भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल मिस्टर ए को होगा ड्यू टू क्लबिंग प्रोविजंस। फिर सेकंड पॉइंट, मिस्टर बी इज ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर, द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, 8,000 पर मंथ किराया मिल रहा है। अब मिस्टर ए ने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, डॉक्यूमेंट में एक कंडीशन डाल दी, अकॉर्डिंग बाय विच द रेंटल इनकम इज ट्रांसफर टू हिज फ्रेंड मिस्टर जेड, कि इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर तो मैं ही रहूंगा, लेकिन और ये प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, 8,000 किराया आ रहा है, लेकिन ये रेंटल इनकम मेरे फ्रेंड को दी जाए विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी तो मेरी रहे, लेकिन इस हाउस प्रॉपर्टी का रेंट
मेरे फ्रेंड को रिसीव होना चाहिए, इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ये इनकम क्लब किस में होगी? एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, जो एसेट का ऑनर है उसको टैक्सेबल होगी। किसको टैक्सेबल होगी? बी को। यहां पे भी सेक्शन 60 लगा, कारण एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर किए बगैर एसेट की इनकम ट्रांसफर की गई है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन इन whose hands the income shall be taxable. A point, Mr. A is holding bonds of X Limited. 1 जुलाई 2022 से वो बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं। ही ट्रांसफर दोज बॉन्ड्स, बॉन्ड ट्रांसफर ही कर दिए, बॉन्ड की ऑनरशिप अपने पास नहीं रखी, बॉन्ड की ऑनरशिप अपने पास नहीं रखी। किसको दे दिए बॉन्ड? ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी अपनी सिस्टर को, विद द कंडीशन दैट कि मैं तुमसे ये बॉन्ड जब चाहूं वापस री एक्वायर कर लूंगा। ठीक है, या इन बॉन्ड्स की इनकम पर मेरा हक रहेगा। तो ये अभी तो तुम बॉन्ड लो, लेकिन मैं जब चाहूं ये बॉन्ड या बॉन्ड की इनकम तुमसे वापस ले लूंगा, एट एनी टाइम, कभी भी, जब मेरी मर्जी होगी तब। तो ए ने अपना पावर रिजर्व रखा है कि वो या तो ये एसेट या एसेट की इनकम अपनी सिस्टर से दोबारा ले लेगा। तो पावर रिजर्व रखना ही सफिशिएंट है क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होने के लिए। तो इस बॉन्ड पर इस साल बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिला है 42,000। ये इनकम बॉन्ड इंटरेस्ट किसको क्लब हो जाएगा? ए को। ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात है नहीं। क्लबिंग प्रोविजंस, दूसरे पर्सन को इनकम मिली है, एसएससी की इनकम में जोड़ दी जाएगी, एसएससी की इनकम मानी जाएगी। फिर पॉइंट नंबर बी, बी इज होल्डिंग ए प्रॉपर्टी। He transferred this property to his friend Mr. Z through an agreement in writing. और एग्रीमेंट में कंडीशन डाली गई, मिस्टर Z will enjoy the property during his lifetime. प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है Z को, और क्या बोला गया है? ये प्रॉपर्टी एंजॉय करे Z। कब तक? अपने पूरे लाइफ टाइम तक। तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा क्या? अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी को उसके पूरे लाइफ टाइम के लिए कोई एसेट ट्रांसफर करता है तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं माना जाएगा, ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है। इस केस में क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग नहीं होगी तो ये इनकम किसको टैक्सेबल होगी? जेड को ही टैक्सेबल होगी, क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन ये जब जेड का लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब जब Z की डेथ हो जाएगी, तो दोबारा प्रॉपर्टी B की हो जाएगी। लेकिन Z की डेथ होने पर, मतलब Z के लाइफ टाइम तक तो Z के पास ही है ना, तो ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है। अब आपसे लास्ट में फिर पूछ लिया कि Z, अब आपको दो पार्ट में आंसर करना है कि Z की डेट ऑफ डेथ तक तो इनकम किसको टैक्सेबल होगी? Z को। लेकिन Z की डेथ होने के बाद क्या होगा? एसेट दोबारा B की हो जाएगी, तो इस एसेट की इनकम पर फिर कौन टैक्स देगा? B। ठीक है, तो दो प्रोविजन पड़े, सेक्शन 60 और 61। 60 में क्या था? एसेट ट्रांसफर किए बगैर एसेट की इनकम ट्रांसफर की गई। 61 क्या था? एसेट ट्रांसफर की गई लेकिन इस कंडीशन के साथ कि ये एसेट या एसेट की इनकम कभी भी वापस ले लूंगा। ठीक है, तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब समझते हैं ट्रांसफर टू स्पाउस। ट्रांसफर टू स्पाउस, क्या ट्रांसफर किया गया? एसेट। तो मान लो
कि हस्बैंड ने एक एसेट ट्रांसफर की वाइफ को। फॉर एग्जाम्पल कार ट्रांसफर की, हस्बैंड ने वाइफ को कार ट्रांसफर की। वाइफ इस कार को किराए पर देकर किराए की इनकम कमा रही है, अपने पास ही रखती है, खुद ही यूज करती है कार की इनकम। लेकिन प्रोविजन बोलता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, क्या बोलता है? इस एसेट की इनकम जो ट्रांसफर्ड एसेट है, तो इनकम ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड बाय एसएससी डायरेक्टली, चाहे ट्रांसफर डायरेक्ट किया गया हो चाहे इनडायरेक्ट किया गया हो, किसको? स्पाउस को। लेकिन सेक्शन 27 के प्रोविजंस का ध्यान रखा जाए। 27 क्या है बाद में बात करते हैं। इस एसेट की इनकम किसमें क्लब हो जाएगी? कार की इनकम वाइफ को रिसीव हो रही है, किसको क्लब हो जाएगी? ट्रांसफरर को, मतलब हस्बैंड को। ठीक है, लेकिन कुछ केस में क्लबिंग नहीं होगी। मैंने बोला अगर एसेट ट्रांसफर की गई है स्पाउस को, उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर को क्लब हो जाएगी। लेकिन अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस, मतलब नो क्लबिंग केसेस। नो क्लबिंग केसेस, अगर ट्रांसफर किया है एडिक्वेट कंसीडरेशन लेकर तो क्लबिंग नहीं होगी। अगर एसेट ट्रांसफर की गई है एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके तो क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। एक्सेप्शन, अगर दूसरा एक्सेप्शन, अगर एसेट ट्रांसफर की गई है अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब तलाक, डिवोर्स। ठीक है, तो अगर मान लो हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर की है, दोनों में तलाक हो रहा था और उस वक्त कोर्ट ने तलाकनामा लिखा कि हस्बैंड ये एसेट वाइफ को देगा, तो अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट तो ऐसे उस एसेट की इनकम क्लब नहीं होगी। फिर तीसरा, अगर एसेट ट्रांसफर कर दी गई थी बिफोर मैरिज ही एसेट ट्रांसफर कर दी गई थी तो क्लबिंग नहीं होगी। तो आयुष की अच्छा, नहीं आज बनाएंगे आप पे एग्जाम्पल। तो चेंज कर रहे हैं, इन पे दूसरे टाइप के एग्जाम्पल लेंगे। आज तो बहुत शानदार वाले हैं। चलिए आदित्य पे लेते हैं। तो एसेट ट्रांसफर कर दी आदित्य ने अपनी मंगेतर को, बिफोर मैरिज, शादी नहीं हुई अभी तक, तो बिफोर मैरिज एसेट ट्रांसफर की गई, इस एसेट की क्लबिंग नहीं होगी। कारण प्रोविजन है ट्रांसफर टू स्पाउस, शादी के बाद स्पाउस कहलाएंगे, शादी से पहले नहीं। तो अगर एसेट ट्रांसफर कर दी गई थी बिफोर मैरिज तो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर इनकम ऑफ एसेट एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी। पिन मनी क्या होता है? पूछा था एक बार स्टूडेंट्स को कि पिन मनी क्या होती है। सर एक ऐसी नोटों की गड्डी जिस पे पिन लगी हुई है। हाँ बताइए, कोई बता सकता है पिन मनी क्या होती है? हाँ बेटा शादी हो रखी है? ये सब समझता है।
हो रखी होगी? नहीं, सही जवाब दिया इन्होंने। तो देखिए, हस्बैंड वाइफ को घर चलाने के लिए कुछ डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर कुछ अमाउंट देता है कि इस अमाउंट से घर चलाना है। फिर ये लेडीज की एक आदत होती है। क्या आदत होती है? हस्बैंड को बताती है कि इस काम पे 500 खर्च हुए और खर्च होते 300 एक्चुअल में, और 200 रुपए अपने पास जमा। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है उनके पास। तो अगर स्पाउस ने एसेट एक्वायर किए आउट ऑफ पिन मनी, ये जमा पैसा कहलाता है पिन मनी, स्पाउस ने उस अमाउंट से कोई एसेट एक्वायर कर ली, पिन मनी के अमाउंट से स्पाउस ने एसेट एक्वायर कर ली, तो उस एसेट की इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है? पता था ये पॉइंट? नहीं? लड़कों के लिए स्पेशल बात, देखो, ये पैसा जो इस तरीके से जमा होता रहता ना, उसको निकलवाने के तरीके बताता हूं। ऐसा होगा, आपकी लाइफ में भी होगा। बताता हूं कि ये पैसे वापस कैसे निकाल लें। कभी मुंह लटका के आ जाना वाइफ के पास, अरे पैसे की अर्जेंसी है और पैसे है नहीं, 10 दिन बाद आएंगे। ठीक है? थोड़ा मुंह लटका के बैठना है, एक्टिंग करनी है, वो पिटारा खोल देंगी बस। अच्छा, बस इतनी सी बात, ये लो, अमाउंट सारा सामने आ जाएगा। तरीके हैं ये। तो अगर पिन मनी से स्पाउस ने एसेट एक्वायर की, उस एसेट की इनकम क्लब नहीं होगी। एक हमने यहां पढ़ा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में था सेक्शन 27, डीम्ड ऑनरशिप। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि स्पाउस को एसेट ट्रांसफर की गई, मान लो वो एसेट थी हाउस प्रॉपर्टी। तो हमने पढ़ा कि हमने सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ा था कि इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी हस्बैंड को। ठीक है? तो वहां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब यहां जो बात कही जा रही है, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो सेक्शन 27 लगेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई अदर एसेट ट्रांसफर की गई है, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा स्पाउस को ट्रांसफर की गई है, तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। तो अगर कुल मिलाकर दोनों ही केस में, पहला केस हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, दूसरा केस हस्बैंड ने कोई अदर एसेट ट्रांसफर की है वाइफ को, तो सेक्शन 64 लगेगा। और दोनों सेक्शंस का रिजल्ट क्या है? दोनों सेक्शन बोलते हैं इस इनकम पर टैक्स ट्रांसफरर देगा। मतलब दोनों सेक्शन का रिजल्ट सेम है। सेक्शन 27 भी बोलता है कि हस्बैंड को टैक्सेबल, सेक्शन 64 भी बोल रहा है हस्बैंड को टैक्सेबल। ठीक है? अलग सेक्शन इसलिए बनाए, रीजन हाउस प्रॉपर्टी हेड में और भी बातें कहनी थी, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो सेक्शन 27 लगेगा और अदर एसेट्स के लिए सेक्शन 64 लगेगा। तो लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड तो रेंटल इनकम पर ही एप्लीकेबल है ना, रेंटल इनकम पर ही एप्लीकेबल है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब मैं एक कैपिटल गेन वाली बात आपसे पूछता हूं।
हस्बैंड ने वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी, गिफ्ट में दी। कैपिटल गेन चैप्टर के अकॉर्डिंग गिफ्ट में देना ट्रांसफर नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर वाइफ ने ये प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को, मान लो मिस्टर सी को सेल कर दी, तो आपने देखा कि वाइफ ने सेल किया, तो फिर आपने वाइफ के लिए कैपिटल गेन निकाल लिया और वाइफ के लिए आपने पीसीपीटी कंसेप्ट लगा दिया कैपिटल गेन चैप्टर में, ठीक है। तो वाइफ का कैपिटल गेन आपने कंप्यूट कर लिया। अब बताइए क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं? एसेट ट्रांसफर की गई है, या सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा या नहीं? दो बातें। अगर वाइफ ये एसेट सेल ना करे और इस इनकम से उनको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, सेक्शन 27 बोलेगा ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल हस्बैंड है। और सेक्शन 27 सिर्फ रेंटल इनकम की बात करता है। लेकिन अगर वाइफ इस एसेट को सेल ही कर दे तो कैपिटल गेन होगा वाइफ को। ये कैपिटल गेन हस्बैंड में क्लब हो जाएगा, सेक्शन 64 लगेगा, सेक्शन 27 नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 27 सिर्फ रेंटल इनकम पे लगता है। तो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 लगेगा। ये कैपिटल गेन की इनकम हस्बैंड में क्लब हो जाएगी। बात समझे? ये बात मैंने लिख रखी है। और आपको अगर ध्यान हो, कैपिटल गेन हेड के आप जो भी क्वेश्चंस देखोगे जहां पर हस्बैंड ने वाइफ को एसेट दी है, वहां पे जानबूझ के मैंने गिफ्ट नहीं लिखा है। गिफ्ट लिखता तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते। मैंने हस्बैंड और वाइफ को लेकर उधर जो क्वेश्चन बनाए, मैंने उधर गिफ्ट वर्ड का यूज नहीं किया, मैंने विल वर्ड का यूज किया। और गिफ्ट वर्ड वाले जो भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने बोला फ्रेंड को गिफ्ट दिया गया है, वाइफ को गिफ्ट दिया है, तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस में जो मैंने कैपिटल गेन हेड में कराए थे, गिफ्ट के बजाय, जहां पे भी हस्बैंड वाइफ की बात थी वहां पर गिफ्ट वर्ड के बजाय मैंने विल वर्ड काम में लिया। क्यों? नहीं तो फिर क्लबिंग प्रोविजंस लग जाते हैं। गिफ्ट देता है हस्बैंड वाइफ को कोई हाउस प्रॉपर्टी और फिर वाइफ वो प्रॉपर्टी सेल कर देती है, तो कैपिटल गेन क्लब हो जाता है हस्बैंड में, ट्रांसफरर में, ठीक है। तो ये बातें मैंने यहां दे रखी है कि रेंटल इनकम को लेकर तो सेक्शन 27 लगता है, लेकिन अगर ट्रांसफरी वाइफ वो एसेट सेल ही कर दे तो जो कैपिटल गेन होगा वो क्लब होगा, क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे, ना कि सेक्शन 27। समझे? तो हमने प्रोविजन पढ़ा ट्रांसफर टू स्पाउस। क्या ट्रांसफर किया गया? एसेट। एसेट की इनकम ट्रांसफरर में क्लब हो जाएगी। ट्रांसफर चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। फिर नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 के बजाय क्लॉज 6। क्लॉज 4 आप ऐसे लिखते हो ट्रांसफर टू स्पाउस, लेकिन ट्रांसफर टू सन्स वाइफ क्लॉज 6 ट्रांसफर किया गया सन्स वाइफ को, तो भी क्लबिंग होगी। अब कोई पूछे अच्छा सन्स वाइफ के लिए क्लबिंग के प्रोविजंस बनाए गए, क्या डॉटर्स हस्बैंड के लिए क्लबिंग प्रोविजंस हैं क्या? नहीं। अगर एक पर्सन ने सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर की है, उस एसेट की इनकम क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर में, ठीक है। लेकिन क्लबिंग नहीं होगी अगर एसेट ट्रांसफर की गई है एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके या बिफोर सन्स मैरिज।
तो क्लबिंग नहीं होगी। अभी दो बातें पढ़ी, ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। ट्रांसफर की गई एसेट किसके बेनिफिट के लिए? स्पाउस के बेनिफिट के लिए। एसेट का ट्रांसफर स्पाउस को नहीं किया गया है, स्पाउस के बेनिफिट के लिए वो एसेट ट्रांसफर की गई है किसी थर्ड पर्सन को। एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से अभी बात करेंगे। तो एसेट ट्रांसफर की गई है किसको? टू ए पर्सन और एओपी। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसेट ट्रांसफर किसी थर्ड पर्सन को हुई है, स्पाउस को नहीं हुई है। तो उस थर्ड पर्सन को क्यों की है एसेट ट्रांसफर? फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ स्पाउस। उस एसेट का बेनिफिट डेफर्ड हो सकता है और इमीडिएट हो सकता है। तो बेनिफिट तो स्पाउस को मिलेगा, चाहे वो इमीडिएट नेचर का हो चाहे डेफर्ड नेचर का हो, बेनिफिट तो स्पाउस को मिलेगा। लेकिन एसेट ट्रांसफर की गई है किसी थर्ड पर्सन को, तो उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर में क्लब हो जाएगी। ठीक है, कितनी क्लबिंग होगी? जितना बेनिफिट उस एसेट से जुड़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम सच एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ सच बेनिफिट, उतनी ही क्लबिंग होगी। लेकिन अगर एसेट ट्रांसफर की गई है एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके, तो क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक इसी पैटर्न पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8, ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। सेम लैंग्वेज, एसेट किसी थर्ड पर्सन या एओपी को ट्रांसफर की गई है, किसके बेनिफिट के लिए? सन्स वाइफ के इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट के लिए। उस ट्रांसफर्ड एसेट की इनकम ट्रांसफरर में क्लब हो जाएगी। कितनी इनकम क्लब होगी? टू द एक्सटेंट ऑफ सच बेनिफिट। लेकिन एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट किया गया है तो क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्शन अभी हमने पढ़े? ट्रांसफर टू स्पाउस के लिए सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ट्रांसफर टू सन्स वाइफ के लिए 64 1 क्लॉज 6। फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस क्लॉज 7, और फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ क्लॉज 8। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जेठालाल, मैंने अपने क्वेश्चन में बेस बनाया है टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, तो मिस्टर जेठालाल ने 2 लाख रुपए अपनी वाइफ मिसेस दया को दिए, 2 लाख, और मिसेस दया ने ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, बैंक एफडी करवा दी, और उनको इंटरेस्ट मिला 15,000। तो क्या ये 15,000 का इंटरेस्ट किसको टैक्सेबल होगा? जेठालाल को टैक्सेबल होगा ड्यू टू क्लबिंग प्रोविजंस। तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस ट्रांसफर्ड एसेट 2 लाख मनी से उन्होंने एफडी करवा दी, उस पे जो इंटरेस्ट मिला है 15,000 का, ये क्लब हो जाएगा मिस्टर जेठालाल को। फिर सन्स वाइफ पे बात करते हैं। मिस्टर चंपक चाचा, मतलब जेठालाल के फादर, चाचा वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब जेठालाल के चाचा नहीं है। चंपक चाचा वो जगत के चाचा है, पूरी दुनिया के चाचा है, जगत चाचा। तो मिस्टर चंपक चाचा ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। डॉटर इन लॉ मिसेस दया, मतलब जेठालाल की वाइफ। मिसेस दया ने
बैंक में एफडी करवा दी, 15,000 का इंटरेस्ट मिला, ये 15,000 का इंटरेस्ट किसको टैक्सेबल होगा? मिस्टर चंपक चाचा को टैक्सेबल होगा। सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6। चलिए अब एक और प्रोविजन समझाते हैं। एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आ रखे हैं काफी लंबे चौड़े। एक पीसीसी जब था, मतलब इंस्टीट्यूट बार बार कोर्स का नाम चेंज करता रहा है। अभी आप देख रहे हो सीए इंटरमीडिएट इंटर नाम है, हमारे टाइम पे भी इंटर ही नाम होता था। मतलब कब? 1998 में इंटरमीडिएट ही नाम होता था। फिर नाम चेंज हुआ पीसीसी, प्रोफेशनल कंपेटेंस कोर्स। फिर पीसीसी के बाद किया गया आईपीसीसी। फिर आईपीसीसी के बाद अब दोबारा फिर इंटरमीडिएट कर दिया गया। जब पीसीसी था तब इंस्टीट्यूट ने इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, और उस टाइम पर उन्होंने टीडीएस चैप्टर के भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे टीडीएस चैप्टर में से? 22 नंबर के क्वेश्चंस। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? आगे के चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस है, पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, या शुरुआत आगे से ही की, पीछे के चैप्टर रह गए, रिवीजन भी नहीं हुआ। तो इंस्टीट्यूट को ये सब पता है। टीडीएस लास्ट में आता है, इंस्टीट्यूट ने 22 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए, और 22 नंबर के तो वो थे टीडीएस के क्वेश्चंस, और क्लबिंग पर उससे पहले कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था। 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन सिर्फ इस पॉइंट पे डाला गया। इंस्टीट्यूट पता है इंस्टीट्यूट को कि स्टूडेंट किस तरीके से सोचते हैं कि क्लबिंग चैप्टर छोटा सा है, अपन तो हेड पढ़ेंगे, फिर डिडक्शंस पढ़ लेंगे, हो जाएगा। फिर या अब जीएसटी भी हो गया, जीएसटी भी पढ़ लेंगे, इधर हेड पढ़ लेंगे, डिडक्शंस पढ़ लेंगे, बाकी के चैप्टर्स गोली मारो, अपने क्या करना। तो 22 नंबर के टीडीएस के क्वेश्चंस और 8 नंबर का ये क्लबिंग, पूरे परखच्चे उड़ गए स्टूडेंट्स के, रोते रोते बाहर निकले, रोते रोते बाहर निकले कि कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से प्राण रे। चलिए इस पे बात करते हैं। तो अगर एसेट जो ट्रांसफर की, मान लो हस्बैंड ने ट्रांसफर की वाइफ को कोई एसेट, ट्रांसफर की कितना? फॉर एग्जांपल 5 लाख ट्रांसफर किए हस्बैंड ने वाइफ को, स्पाउस को या सन्स वाइफ को। ये प्रोविजन स्पाउस के लिए भी एप्लीकेबल है, सन्स वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब क्लॉज 4 के केस में भी एप्लीकेबल है और क्लॉज 6 के केस में भी एप्लीकेबल है। प्रोविजन क्या है समझते हैं। मैंने बोला हस्बैंड ने 5 लाख रुपए दिए वाइफ को, वाइफ ने ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया एक प्रोप्राइटरी बिजनेस में। मतलब वाइफ उस बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर हैं। हस्बैंड के दिए हुए पैसे से वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वाइफ को जो उस बिजनेस से इनकम होगी वो हस्बैंड में क्लब होगी। कितनी क्लब होगी? प्रोपोर्शनेट होगी। कैसे प्रोपोर्शनेट? उस बिजनेस से वाइफ को जो भी बिजनेस इनकम हुई वो इनटू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस आउट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया था 8 लाख रुपए लगाकर, 8 लाख रुपए के अंदर हस्बैंड से मिले हुए 5 लाख शामिल है। हस्बैंड ने 5 लाख दिए, बाकी के 3 लाख वाइफ को उसके फादर ने दिए, ब्रदर ने दिए, उसकी फ्रेंड ने दिए। ठीक है,
इस तरीके से उसके पास 8 लाख थे, 8 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बट इस 8 लाख में हस्बैंड से मिले हुए 5 लाख शामिल थे। तो क्लबिंग प्रोपोर्शनेट होगी। कैसे? जो भी बिजनेस इनकम हुई, सपोज 10 लाख प्रॉफिट हुआ, इनटू हस्बैंड का दिया हुआ कितना है 5 लाख, अपॉन बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल कितनी है 8 लाख, तो क्लबिंग प्रोपोर्शनेट होगी। समझ गए? लेकिन लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस आउट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। लैंग्वेज यूज की गई है एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपको पढ़ने से लगता है एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 होता होगा, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। और फिर नीचे लिखा है टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 8 लाख एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन अब एक बात बताइए, हस्बैंड ने वाइफ को 5 लाख दिया था, मान लो 10 अप्रैल 2022 को 5 लाख दिया, और वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया अगले महीने। वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया अगले महीने 15 मई को। बिजनेस स्टार्ट की ये डेट है, तो ओपनिंग कैपिटल हम किस दिन की देखेंगे? क्या 1 अप्रैल 22 की देखेंगे? क्या 1 अप्रैल 22 की देखेंगे? नहीं। कब की देखेंगे? जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब ओपनिंग कैपिटल क्या थी? बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? 15/5/2022 को। इसका मतलब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, ये बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट नहीं करना है। बस ये चेक करना है जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसमें हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल था तो क्लबिंग हो जाएगी। तो अब इस केस में मुझे बताइए कि हस्बैंड में ये बिजनेस इनकम क्लब होगी या नहीं? बिजनेस वाइफ का है, इस बिजनेस की इनकम हस्बैंड में क्लब होगी या नहीं होगी? प्रीवियस ईयर 22-23 में ये इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन अब एक और बात समझना, अगर वाइफ ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुकी होती, वाइफ ने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, कब? 10 अप्रैल 2022 को। 8 लाख ही लगाए, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके पास 3 लाख थे, 3 लाख लगा दिए। कई बार ऐसे होता है, वाइफ हस्बैंड से लड़ती रहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, और बस यही समझ रखा है कि हम तो बच्चे ही पैदा करें और हमारे टैलेंट की कोई अहमियत ही नहीं है। होता है ऐसा? अभी नहीं पता, अभी आप उस फेज से गुजरे नहीं हो, हम गुजर चुके हैं, हमें पता है। तो वाइफ ने अपनी मनमर्जी चलाकर 3 लाख रुपए से ही बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 4 अप्रैल 2022 को। ठीक है, बिजनेस हस्बैंड की परमिशन लिए बगैर शुरू कर दिया, उसके पास 3 लाख ऑलरेडी था, उससे शुरू कर दिया। अब हस्बैंड तो बेचारा मजबूर है, उसको पता है कि हाँ बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, अब कोऑपरेट करना ही है। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हस्बैंड ने 5 लाख दिए कि यस और लगाओ पैसा बिजनेस में। तो अब 5 लाख हस्बैंड ने दिए वाइफ को, कब? 15/5/2022 को। अब वाइफ की टोटल कैपिटल हो गई बिजनेस में 8 लाख। ठीक है, लेकिन अब इस केस में देखना, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था 10 अप्रैल 2022 को, तब क्या ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल था क्या?
बिजनेस जब स्टार्ट हुआ 10 अप्रैल 2022 को, तब ओपनिंग कैपिटल के अंदर क्या हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल था? नहीं। तो ये कब की बात चल रही है? ये प्रीवियस ईयर 22-23 की बात चल रही है। अभी इस प्रीवियस ईयर 22-23 में क्लबिंग नहीं होगी, कारण बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल नहीं है। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जब आएगा 23-24, तब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का दिया हुआ 5 लाख शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्लबिंग इस केस में नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। बात समझे? तो मेरा पहला केस ये था, केस नंबर 1। पहले हस्बैंड ने गिफ्ट दे दिया, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल है, तो बिजनेस स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर से ही क्लबिंग होना शुरू हो जाएगी। फिर केस नंबर 2, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल नहीं है, तो क्लबिंग इस केस में फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं होगी, सेकंड ईयर से शुरू होगी। बात समझ गए? समझ आ गई बात? चलिए, तो ये बात यहां दे रखी है। क्लबिंग बट प्रोपोर्शनेट होगी, अगर होगी तो प्रोपोर्शनेट होगी। ये तो हमने बात की कि स्पाउस या सन्स वाइफ ने इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रोप्राइटरी बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट करें किसी पार्टनरशिप फर्म में तो क्या होगा? स्पाउस ने और सन्स वाइफ को एसएससी ने कुछ पैसा दिया, उन्होंने आगे इन्वेस्ट कर दिया किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो अब उस पार्टनरशिप फर्म से स्पाउस या सन्स वाइफ को क्या मिलेगा? 3 चीजें मिलती है एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से। क्या? इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन और प्रॉफिट शेयर। तो इंटरेस्ट की क्लबिंग होगी क्या? इंटरेस्ट की क्लबिंग होगी सेम मैनर में जैसे ऊपर डिस्कस किया, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। लेकिन रेम्युनरेशन की क्लबिंग नहीं होगी। क्यों? रेम्युनरेशन स्पाउस वगैरह को मिला है उनकी पर्सनल स्किल और एबिलिटी की वजह से। तो स्पाउस को रेम्युनरेशन रिसीव हुआ उस पार्टनरशिप फर्म से, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो स्पाउस की एबिलिटी इनकम है। एबिलिटी इनकम की क्लबिंग नहीं होती है। और प्रॉफिट शेयर तो होता ही एग्जेम्प्ट है, पढ़ चुके हम पीजीबीपी हेड में सेक्शन 10(2)A में। तो एग्जेम्प्टेड इनकम की क्लबिंग नहीं होती है। क्लियर? तो 3 चीजें मिली। कहने का मतलब, अगर स्पाउस या सन्स वाइफ इन्वेस्टमेंट कर दे पार्टनरशिप फर्म में तो सिर्फ इंटरेस्ट की क्लबिंग होगी, और अगर किसी सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी बिजनेस इनकम क्लब होगी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली। समझे बात? कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे तो उस कंपनी की बिजनेस इनकम पर हस्बैंड ने वाइफ को अमाउंट ट्रांसफर किया, वाइफ ने वो पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में लगा दिया। मेरे को एक बात बताओ, उस कंपनी की बिजनेस इनकम में से वाइफ को कुछ मिलना है क्या? डिविडेंड मिलना है। बताइए, डिविडेंड इनकम क्लब करें या नहीं? हाँ, क्लब होगी, लेकिन तब तो नॉर्मल प्रोविजंस में ही क्लब हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजंस ये हैं, ये तो है कि वो आगे किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना नहीं माना जाता है। ठीक है,
तो अगर वाइफ किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगे तो नॉर्मल जनरल प्रोविजन में ही क्लबिंग हो जाएगी। फिर ये बिजनेस वाले क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन December 27, 2021 की बात चल रही है, मतलब ये कौन सा प्रीवियस ईयर रहा होगा बताओ? 21-22, ये तो आपका करंट प्रीवियस ईयर नहीं है। बोलो आपका करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। तो ये तो पिछले साल की बात बता रहे हैं। क्या हुआ इस साल? मिस्टर पराग गिफ्ट्स 2,50,000 to his wife Mrs. Aarti. Mrs. Aarti starts a business on January 20, 2022. तो इस केस में क्या हुआ है? हस्बैंड से पहले पैसा मिला है, वही पैसा वाइफ ने लगा दिया बिजनेस में। तो क्या फर्स्ट ईयर से क्लबिंग प्रोविजन हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। टोटल पैसा इन्होंने लगाया है बिजनेस में 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए के अंदर हस्बैंड से मिला हुआ 2.5 लाख शामिल है। अब टोटल 8 लाख का इन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया, इसकी डिटेल ये बता रही हैं कि 8.5 लाख का इन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया। इन्होंने बोला 2.5 लाख तो हस्बैंड से मिला हुआ गिफ्ट है, और मिसेस आरती को अपने ग्रैंडफादर से भी गिफ्ट रिसीव हुआ। अब गिफ्ट को भी लेके बातें कर लो। जब गिफ्ट इनको मिला मिसेस आरती को, तो इनको टैक्सेबल होगा कि नहीं? गिफ्ट प्रोविजन सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में, अदर सोर्सेस हेड में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ग्रैंडफादर से रिसीव हुआ रिलेटिव है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, वो तो अदर सोर्सेस हेड की बात है, अभी पढ़ रहे हैं क्लबिंग। फिर इनकी एक फ्रेंड ने भी इनको गिफ्ट दिया 2 लाख, वो भी इन्होंने बिजनेस में लगा दिया। इनको इनके फादर से मिला 1 लाख, वो भी इन्होंने बिजनेस में लगा दिया। इनको अपने ब्रदर से मिला, वो भी इन्होंने बिजनेस में लगा दिया। सिर्फ 40,000 इनके पास अपनी ओन सेविंग थी, वो इन्होंने टोटल 8.5 लाख का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ ये डिटेल आपको बता दी गई। ये 8.5 लाख क्या है? इनके बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल, जिसके अंदर हस्बैंड का दिया हुआ 2.5 लाख शामिल है। तो मिसेस आरती के बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका जो कैपिटल अकाउंट है मिसेस आरती का, वो डिटेल आपको दे रखी है। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ, बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल क्या थी? बिजनेस की स्टार्टिंग डेट को हम नाम हमेशा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस की स्टार्टिंग डेट को क्या बोलते हैं हमेशा हम? DCB, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इस दिन इनकी ओपनिंग कैपिटल 20 जनवरी 2022 को इनकी ओपनिंग कैपिटल है 8.5 लाख। ठीक है, फिर इस साल मतलब 21-22 प्रीवियस ईयर में इनको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। ये प्रॉफिट भी क्या अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगी? बिल्कुल, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी कर ली, पीएन अपने कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगे इनके, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ये क्लोजिंग कैपिटल अगले साल की ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। फिर सेकेंड ईयर आया है, सेकेंड ईयर क्या है? 22-23। इस सेकेंड ईयर में फिर इनको अपने हस्बैंड से फिर गिफ्ट मिला 10 अप्रैल 2022 को, और अमाउंट 1 लाख और। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये सेकेंड ईयर चल रहा है 22-23, लेकिन अब कितने अमाउंट को लेकर क्लबिंग होगी? हस्बैंड से पहले मिला था 2.5 लाख, इस साल फिर 1 लाख मिला, लेकिन इस सेकेंड ईयर में क्लबिंग
2.5 लाख को लेकर होगी या 3.5 लाख को लेकर होगी? 2.5 लाख को लेकर होगी। मिला तो टोटल 3.5 लाख है, लेकिन वो 1 लाख जो मिला है वो सेकंड ईयर की ओपनिंग कैपिटल में शामिल नहीं है। तो उस 1 लाख को लेकर सेकंड ईयर में भी क्लबिंग नहीं होगी। सेकंड ईयर में क्लबिंग कितने अमाउंट को लेकर होगी? 2.5 लाख को लेकर। मतलब पहले साल भी 2.5 लाख को लेकर क्लबिंग, दूसरे साल भी 2.5 लाख को लेकर क्लबिंग, लेकिन फिर इस साल सेकेंड ईयर में इनको प्रॉफिट हुआ 6 लाख, ये इन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और फिर ड्राइंग्स 2,15,000 इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गई, और इनकी इस साल की सेकेंड ईयर की क्लोजिंग कैपिटल आ गई, जो कि अगले साल की ओपनिंग कैपिटल बन गई। तो थर्ड ईयर आ गया 23, 24। ठीक है, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। 3 साल की डिटेल आपको, 3 साल का इनका कैपिटल अकाउंट आपको दे दिया गया है। तीसरे साल में इनको प्रॉफिट हुआ है 9 लाख का, इन्होंने ड्राइंग की है 3,70,000। इस साल की क्लोजिंग कैपिटल हो गई, थर्ड ईयर की क्लोजिंग कैपिटल 19,95,000। अब आपको पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पराग for different years on the assumption that profit credited in the capital account of Mrs. Aarti is as per audited P&L account। मतलब इनके बिजनेस की ऑडिट होती है ये मानते हुए, मतलब ऑडिटेड है इनका कैपिटल अकाउंट, ऑडिटेड है मतलब सब सही है, इसके अंदर सब सही से हमें कोई मतलब नहीं होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है। मतलब इनका प्रॉफिट बिल्कुल सही है, ऑडिट हो रखी है, सीए ने बोल दिया ये प्रॉफिट सही है। लेकिन एक दिक्कत है, जो सेकंड ईयर है 22-23, जो सेकंड ईयर है 22-23 सेकंड ईयर है ना बिजनेस का इनका, 22-23 में 28,000 का एक अमाउंट डिडक्टिबल नहीं है, वो डिसअलाउड हुआ। क्यों? इन्होंने 28,000 का पेमेंट एक सप्लायर को कर दिया क्रॉस्ड चेक से, क्रॉस चेक से 28,000 का पेमेंट कर दिया, तो ये खर्चा क्या डिसअलाउ होगा? कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 48(3) लग जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा ये खर्चा। इसका मतलब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट सही नहीं है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट अभी कितना दिख रहा है? 6 लाख। इसको ठीक करना पड़ेगा, इसमें 28,000 डिसअलाउ हो जाएगा, तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना माना जाए? 6,28,000। ठीक है, 6,28,000। अब सवाल पैदा होता है, अगर ये 6 लाख की जगह 6,28,000 लिखना था, तो इस ईयर की ओपनिंग कैपिटल भी क्या, क्लोजिंग कैपिटल भी चेंज करनी है क्या? और फिर इसका इफेक्ट अगले साल की कैपिटल पे भी आएगा क्या? आएगा या नहीं, अभी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 3 साल की डिटेल आपको दी गई है। मिस्टर पराग यानी हस्बैंड को कितनी क्लबिंग होगी आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ईयर, अब आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर तो अपना 21-22 है। अरे हाँ, वो प्रीवियस ईयर के टर्म्स में लिखा है, वो प्रीवियस ईयर के टर्म्स में लिखा है। असेसमेंट ईयर के टर्म में कन्वर्ट करके बोलोगे तो प्रीवियस ईयर 21-22 मतलब असेसमेंट ईयर 22-23। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस साल इनका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 20 जनवरी 2022 को बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है? 8.5 लाख फर्स्ट ईयर में। उसमें हस्बैंड का दिया हुआ कितना शामिल है? 2.5 लाख। फर्स्ट ईयर की इनकम कितनी थी? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख को लेकर क्लबिंग होगी। कैसे होगी? 2 लाख इंटू हस्बैंड का दिया हुआ कितना है? 2.5 लाख। ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ शामिल कितना है, और ओपनिंग कैपिटल नीचे, ऐसे ही होगा। तो कितना अमाउंट आता है?
इतना आ रहा है 58 824, ये क्लब हो जाएगा हस्बैंड मिस्टर पराग में क्लब हो जाएगा। तो इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पराग इतना क्लब हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में तो बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो बिजनेस का ओपनिंग डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2022। इस साल इनकी कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग कैपिटल कितनी है इस साल? 9,80,000। उसमें 2.5 लाख को लेकर ही क्लबिंग होगी या 3.5 लाख को लेकर क्लबिंग होगी? सेकेंड ईयर में 1 लाख और मिला था, क्या 3.5 लाख को लेकर क्लबिंग करूं? नहीं, 2.5 लाख को ही लेकर क्लबिंग होगी। तो सेकेंड ईयर में भी 2.5 लाख अपॉन 8.5 लाख होना है। और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना माना जाए? 6,28,000। तो 6,28,000 क्लबिंग कर लो, इतना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में अब एक बात समझना, सेकेंड ईयर में जो डिसअलाउंस हुआ, तो क्या हम इसके ये P&L अकाउंट को छेड़ दें, कैपिटल अकाउंट को छेड़ दें कि इसकी जगह 6,80,000 6,28,000 लिखा जाता तो इसकी ओपनिंग कैपिटल अलग होती, ये सब अलग होते? चेंज करें क्या? नहीं, चलना है एज पर। यहां पर ओपनिंग कैपिटल किसके हिसाब से देखनी है? एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। तो ये चेंज नहीं होगी। अब इसके थर्ड ईयर की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ये ओपनिंग कैपिटल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेनी है। ठीक है, 14,65,000। अब इसके अंदर हस्बैंड से मिला हुआ कितना शामिल है? सेकेंड ईयर में वो 1 लाख और मिला था ना, तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख सेकेंड ईयर में मिला था। तो अब क्लबिंग 3.5 लाख को लेकर होगी। अब थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है? थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 9 लाख। तो थर्ड ईयर में क्या करेंगे? 9 लाख इंटू 3.5 लाख अपॉन 9। ये जो ओपनिंग कैपिटल लेनी है ये सब एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेनी है। इस तरीके से क्लबिंग हाँ, अच्छा यहां 3.5 लाख लिखना है। एक मिनट, प्रॉफिट थर्ड ईयर में कितना हुआ है? 9 लाख। टोटल कैपिटल अलग है। हाँ, 3.5 लाख अपॉन नीचे थर्ड ईयर की ओपनिंग कैपिटल। थर्ड ईयर की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 14,65,000 थर्ड ईयर की ओपनिंग कैपिटल। थर्ड ईयर के ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ कितना शामिल है? ठीक है, तो इस तरीके से क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सेकेंड ईयर का 60,000 नीचे 1 लाख। गलत है, कैपिटल अकाउंट गलत है। ये वाला सही तो है। हम्म अच्छा, हाँ सही है। ये जो है, एक मिनट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 628 अपॉन 2.5 लाख को लेकर क्लबिंग। नीचे क्या लिखना है? सेकेंड ईयर की ओपनिंग कैपिटल। सेकेंड ईयर की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 980 लिखना है। नीचे
ओपनिंग कैपिटल लिखनी है तीनों ही केस में नीचे ओपनिंग कैपिटल लिखनी है उस ईयर की। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्लबिंग प्रोविजंस अप्लीकेबल हैं। चलिए, अभी इतना ही।